आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा हिस्ट्री का केवीएस का प्री बोर्ड है जिसका मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बनाया था। पार्ट वन आपने देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके पार्ट वन देख लो। इसमें यानी ये जो पार्ट टू वीडियो है इसमें मैं आपको सेक्शन सी कराने वाला हूँ। सेक्शन सी में क्या है, हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, ठीक है। इसमें 8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए। तो आपके लिए ये चाहे आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा। याद रखना, बिल्कुल तैयारी अच्छे से करना है इनकी, ठीक है। तो सेक्शन सी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन आपका 28 है, इसमें आपको ऑप्शन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार आदर्श जीविका क्या थी। आदर्श जीविका के जो नियम थे उसको पालन कराने के लिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। इसके ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको ये नहीं आता मान लीजिए, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि प्राचीन समय के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए जो महाभारत है वो एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इन दोनों में से कोई एक। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन जो 30 है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 था, इसका पहला वाला यानी पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार आदर्श जीविका क्या थी। ठीक है, जीविका क्या होती है? जीविका मतलब जो हम अपने आपको पता है कि हम कुछ ना कुछ, आपके जो पेरेंट्स है कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ उनका रोजगार है, कोई ना कोई उनका काम होगा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जो भी हो, उसके जरिए उनको क्या मिलती है? इनकम मिलती है। तो यही हमारी जीविका के साधन होते हैं, ठीक है। तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार आदर्श जीविका क्या थी उस समय में, ठीक है। प्राचीन समय की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, जो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र है, इसमें चारों वर्गों के लिए, जो उस समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से 4 वर्ण व्यवस्था जो बना रखी थी, तो उसमें जो चारों वर्ग हैं उनके लिए आदर्श जीविका से जुड़े कुछ नियम मिलते हैं, ठीक है। तो वो नियम क्या है? जैसे ब्राह्मण थे, ये क्या काम करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए? तो ये इनका काम था अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ठीक है। वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मणों के काम होते थे। दान देना और लेना, ये इनके काम होते थे, ठीक है। तो अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना कराना, दान लेना और देना, ये सब क्या है? ब्राह्मणों के कार्य हो जाएंगे। यानी ब्राह्मणों की जीविका के लिए आदर्श जो बताया गया था वो ये काम है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब चलते हैं आगे, क्षत्रिय सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो क्षत्रिय जो थे, इनको क्या काम था? इनका काम था शासन करना। जो ये होते थे राजा यानी शासक। तो क्षत्रिय में इनका काम होता था युद्ध करना, ठीक है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रिय का काम होता था, ठीक है। तीसरा जो है इसमें वर्ण, वो है वैश्य। वैश्य का काम होता था खेती करना, गाय वगैरह पालना, या फिर आप इसको पशुपालन भी लिख सकते हैं, ठीक है। पशुपालन करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य के काम हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद है लास्ट में शूद्र। शूद्र को क्या काम करना था? ये जो ऊपर के 3 वर्ग हैं, इन तीनों वर्णों की सेवा का काम जो था वो शूद्र। तो इस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में अगर हम बात करें तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र जो है, इसमें चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका बताई गई थी कि इनके ये काम है, इनके ये काम है, ठीक है। इस तरीके से ये जीविका। तो जैसे आज के समय में हम कुछ ना कुछ काम करते हैं रोजी रोटी चलाने के लिए, तो वो हमारी जीविका का साधन हो जाता है। ऐसे ही प्राचीन समय में जाने तो वो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। आज के समय में लेकिन ये चीज़ें नहीं है। आज के समय में कोई कुछ भी कर सकता है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। लेकिन उस समय में ये नियम थोड़े कठोर होते थे। तो ये हो जाएगा। आगे देखो, ये तो हो गया इसका आंसर कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार आदर्श जीविका क्या थी। ये आदर्श जीविका है। लेकिन इसके बाद एक और इसी में आपको बताना है कि आदर्श जीविका के जो नियम थे, इनका पालन कराने के लिए जो ब्राह्मण थे, इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, यानी कौन सी पॉलिसी अपनाई थी। तो देखिए, ब्राह्मणों ने कौन सी नीति अपनाई थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो 2 से 3 नीतियां थी जो ब्राह्मणों ने अपना रखी थी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। यानी ब्राह्मणों ने सभी को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें 4 वर्ण की आप बातें पढ़ते हो, ये वर्ण व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है, यानी ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। वो सबको ये यकीन दिलाने का प्रयास करते थे, ठीक है।
सबसे पहला तो ये हो जाएगा, ये पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी, दूसरी नीति क्या है कि वे शासकों को, जो भी राजा है, जो भी शासक है, उसको ये उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें। यानी ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जो अभी आपने पढ़ा यहाँ पे, ये जो जीविका बता रखी है, वो जो ब्राह्मण है वो चाहते थे कि जो शासक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो भी करवाएं, यानी उसका अनुसरण करें और अपनी जनता से भी उसको करवाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड। तीसरा क्या है कि उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो जन्म पे आधारित है। ठीक है, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, उसका मतलब वो हमेशा से क्या होगा, ऊंचा दर्जा मिलेगा। फिर क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय रहेगा। इस तरीके से जो जन्म पे आधारित उन्होंने बताया, ठीक है, कि ये जो प्रतिष्ठा होती है ये जन्म पे आधारित होती है, ऐसा बताया इन्होंने। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे बताने थे। तो इस तरीके से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हो पेपर में, और चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पॉइंट सही होंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और अगर आपके पॉइंट गलत होंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे कटेंगे। अगला क्वेश्चन इसी के ऑप्शन में था। ठीक है, ये जो 28वां क्वेश्चन है इसी के ऑप्शन में दे रखा है कि प्राचीन समय के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत जो एक अच्छा स्रोत है। आपको इस कथन के बारे में बताना है। तो बिल्कुल, क्योंकि प्राचीन समय के बारे में महाभारत से हमें बहुत जानकारी मिलती है। महाभारत जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है, इसे महाकाव्य कहा जाता है, और दुनिया का सबसे बड़े ग्रंथों में महाभारत का नाम आता है। इसमें प्राचीन समय के बारे में भरपूर जानकारियाँ जो है वो मिलती है। इसमें से हम बता सकते हैं कि इसकी जो जानकारी है उसको हम प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं। और महाभारत में प्राचीन समय के जो रीति रिवाज थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके जरिए हमें प्राचीन समय में जो धार्मिक व्यवस्था थी, धर्म सूत्रों में जो बताए गए सामाजिक नियम थे, वो जानकारी मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटा। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप ऐसे पॉइंट लिख के भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमें क्या है, हमें प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है महाभारत से, कि उस समय में कौन सी प्रथाएं थी, कौन सा सिस्टम जो था लागू था। फिर हमें पता लगता है समाज में कैसी व्यवस्था थी। तो आपको पता है पितृसत्ता व्यवस्था थी, यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, ये कह सकते हो, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर एक पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई स्त्रियों के अधिकार के बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि सामाजिक मूल्यों के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, स्त्री अधिकार, जैसे कि आपको पता है कि पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के क्या अधिकार थे, इस तरीके से हम बता सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें जाति प्रथा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि उस समय में जाति प्रथा कैसी थी, क्या वो कठोर व्यवस्था थी या कठोर व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ये इसमें पॉइंट आ जाएगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। इसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं, हालांकि यहाँ पे बता ही दिया मैंने। इसके बाद आप बता सकते हो विवाह प्रणाली, एक बहुत अच्छा पॉइंट बन जाएगा विवाह प्रणाली, क्योंकि इसमें बहुपति प्रथा, आप द्रौपदी वाला टॉपिक देखते हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा दोनों प्रकार की प्रथाएं रही होगी उस समय में। ठीक है, विवाह प्रणाली में आप बता सकते हैं। फिर आप धार्मिक रीति रिवाज बता सकते हैं कि कैसे धार्मिक रीति रिवाज थे। तो ये सारे पॉइंट लिख के इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो दो तीन तीन चार चार लाइन में, जितना भी आपको टाइम मिले उस तरीके से, तो भी आपके लिए सही रहेगा। और अगर आपको पॉइंट नहीं, मतलब हेडिंग नहीं बन पा रही आपसे, तो आप इस तरीके से पॉइंट में भी लिख के अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि अपनी सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी जो है अपने समय के लिए एक असामान्य अनोखा दस्तावेज है। देखिए, ये जो आईने अकबरी है मुगल काल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इसमें से मुगल काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन जानकारी मिलती है, अच्छा स्रोत है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, यानी सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। तो वही कहा जा रहा है कि अपनी लिमिटेशन के बावजूद भी जो आईने अकबरी है वो अपने समय के लिए एक अनोखा दस्तावेज है। तो बताना है, तो सबसे पहले मैं आपको उसकी कुछ कमियां बताऊंगा कि इसमें क्या कमियां थी, उसके बाद आपको बताऊंगा आगे क्या क्या चीज़ें। तो देखिए, जिन इतिहासकारों ने आईने अकबरी का अध्ययन किया वो बताते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये पूरी तरह से समस्याओं से परे नहीं है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको नजर आई है। ठीक है, ये कहते हैं कि जोड़ करने में कई गलतियां मिली हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो अंक गणित, ये छोटी मोटी जो चूक है, जो गलतियां हैं, या फिर ये हो सकता है कि उसकी जब नकल करी जाती थी, क्योंकि हाथ से लिखी जाती थी ना, तो नकल उतारते वक्त अबुल फजल या उसके सहयोगी जो थे, उसके जो जो भी पार्टनर थे, हो सकता है उनके साथ कुछ भूल हो गई हो, तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि आमतौर पे ये जो गलतियां हैं ये मामूली हैं। ठीक है, बहुत मतलब बड़ी मिस्टेक नहीं कहेंगे इसे, और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करेगी ये।
आईने अकबरी की बात करें तो इसमें एक और सीमा ये भी है, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसमें संख्यात्मक आंकड़े, जो मतलब जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उसमें विषमता देखने को मिलती है, ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं आंकड़े, ठीक है। और सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में एकत्रित नहीं किए गए हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी कुछ कमियां हैं। इसके अलावा देखो, एक सबसे बड़ी कमी एक ये है कि आईने अकबरी जो है वो किसने लिखवाई है, ठीक है, वो कौन था, तो वो मुगल शासक था। अब सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो कि लिखवाने वाला कौन है, मुगल शासक। अब बात करेंगे कि लिख कौन रहा है उसको, तो उसको मुगल शासक के दौरान जो अबुल फजल को रखा गया था, ठीक है, अबुल फजल कौन था, एक तरह से वो दरबारी था। तो हम कह सकते हैं कि लिखवाने वाला कौन, शासक, लिखने वाला कौन, दरबारी। ठीक है, क्या दरबारी अपने, अगर मान लो उसको लगता है कि समाज में या मुगल काल में कुछ अव्यवस्था थी, उसके बारे में लिख सकता है, नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव लिखेगा तो शासक उसको हटा देगा या उसको सजा दे सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ऊपर, ठीक है, ऊपर जो बैठे लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उनको ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो जरूरी नहीं है कि जो जमीनी स्तर पे होता होगा सब कुछ सच सच वैसा लिखा होगा, ठीक है, हो सकता है उसमें अतिशयोक्ति की गई हो, बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया हो, या फिर कुछ गलत आंकड़े दिए दिए हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कमी ये भी है कि लिमिटेशन है कि किसी आम नागरिक ने नहीं लिखी, बल्कि ये दरबारी कवि ने लिखी है। तो ये तो उसकी कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी इतनी कमियां होने के बाद भी आईने अकबरी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक अनोखा स्रोत है। क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब इसकी कुछ नेगेटिव जो कमियां थी वो है, ये आप पढ़ लेना, इसमें से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। मैं आपको उसकी कुछ खास बातें बताता हूँ कि उससे क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, आईने अकबरी जो है विस्तार से चर्चा करती है किस चीज़ पे, दरबार के बारे में, प्रशासन के बारे में बिल्कुल डीप जानकारी मिलती है, सेना का संगठन कैसा था इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, जो टैक्स को इकट्ठा किया जाता था उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अकबर के साम्राज्य में जो भी मतलब उस समय में भूगोल कैसा था, लोगों की जो साहित्यिक चीज़ें थी वो क्या थी, सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाज जो होते थे वो कैसे होते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आईने अकबरी में चाहे कितनी भी कमियां निकालो, लेकिन कहीं ना कहीं मुगल काल के बारे में कुछ जानकारी भी मिलती है, तो इसलिए से हमें एक अनोखा स्रोत कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों, जो उसके सूबे थे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईने अकबरी जो है वो उन सूबों के बारे में पेचीदे से जो आंकड़ेबद्ध सूचनाएं हैं उसको भी बारीकी से प्रोवाइड करा देती है कि कितनी व्यवस्था कैसे थी, कितना टैक्स आता था। ठीक है, पूरा संख्यात्मक जो जानकारी है उसको आंकड़े वगैरह जो है वो सारा इकट्ठा करवा देता है। ठीक है, आगे देखो, इन सूचनाओं को इकट्ठा करके इनको बिल्कुल सही तरीके से क्रम से लगाकर लिखवाया गया था। ठीक है, बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित जो रीति रिवाज थे और जो पेशे थे उसकी जानकारी दी गई थी, वो भी जानकारी हमें इसमें से मिल जाती है। ठीक है, आईने अकबरी जो है वो अकबर के जो शासन के दौरान जो मुगल साम्राज्य था उसके बारे में सूचनाओं का खान है, यानी बहुत ज्यादा सूचना मिल जाती है। तो ठीक है, लिखवाने वाला कौन है, याद रखना, शासक, शासक, और लिखने वाला दरबारी कवि। ठीक है, अबुल फजल दरबारी कवि, शासक अकबर। तो कहीं ना कहीं ये जो है ऊपरी नजरिया है। ठीक है, निचले स्तर पे बहुत ज्यादा जानकारी आपको सही तरीके से सटीक नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी मिलेगी वो महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आईने अकबरी का जो नजरिया है विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, वो केंद्र का नजरिया है। केंद्र मतलब यहाँ पे शासक और इनसे है। ठीक है, और या यूं कहें कि समाज के जो शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर है वो है। तो इस तरीके से आईने अकबरी के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 29 में ही एक ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा था आपको कि 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासी जो थी उनकी जिंदगी जो है वो कैसे बदल गई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जंगलवासी कौन है। तो जंगलवासी ऐसे लोग हैं जिनका गुजारा जो है वो जंगल के उत्पादों से होता है। ठीक है, जंगल में जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी चीजें मिलती हैं, ठीक है, उससे, या फिर शिकार करके, या फिर ये लोग क्या करते थे, स्थानांतरण खेती भी करते थे। ये जंगल के उत्पादों से अपना जीवन चलाते थे, शिकार भी करते थे, स्थानांतरण खेती भी करते थे। और ये काम जो था ये मौसम के अनुसार करते थे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि बसंत के मौसम में ये लोग क्या करते थे, जंगल के उत्पाद इकट्ठा करते थे, जंगल में जो भी चीजें मिलती हो। ठीक है, गर्मियों के मौसम में ये लोग मछलियां पकड़ा करते थे, मानसून में खेती करते थे,
और सर्दी में अगर हम जाड़े की बात करें तो ये शिकार करते थे। तो इस तरीके से ये जीवन चलाते थे, इनको जंगलवासी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 16वीं और 17वीं सदी में ये जो जंगलवासी थे, इनका जीवन जो है वो किस तरीके से बदल गया। तो देखिए, 16वीं 17वीं सदी में क्या हुआ, वाणिज्यिक खेती होने लगी, कहीं ना कहीं वाणिज्यिक खेती का असर दिखने लगा। तो वाणिज्यिक खेती के कारण जंगल वासियों की जिंदगी पे इसका असर पड़ा। जंगल के जो उत्पाद हैं, जैसे शहद मिलता है जंगल में, मधुमोम मिल जाता है, लाख मिल जाता है, तो इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। कॉमर्शियल यूज होने लगा था इसका। तो लाख जैसी वस्तुएं जो हैं, लाख लाख जैसे लाख का इस्तेमाल सील वगैरह लगाने में भी किया जाता है, ठीक है। उसको जला के मोमबत्ती की तरह, मोमबत्ती से जलाते हैं तो वो पिघलने लग जाती है। किसी जगह पे रख के उसको सील भी किया जाता है, यानी उसमें मुहर वगैरह लगाई जाती है। और भी अन्य कई सारे यूज हो सकते हैं उसके लाख के। आगे देखो, लाख जैसी कुछ वस्तुएं 17वीं सदी में भारत में समुद्र पार होने वाले निर्यात में महत्वपूर्ण वस्तु थी। यानी लाख जो थी, इसका जो इस्तेमाल था वो बाहर भी होता था, इसलिए इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। यानी इतना महत्वपूर्ण हो गया था ये। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों का विस्तार होने लगा था, ठीक है, नई नई चीजें आने लगी थी। और कबीलों के जो सरदार होते थे, वो कुछ सरदार तो जमींदार बन चुके थे, कुछ राजा बन गए थे, कुछ ने अपनी सेना खड़ी कर ली थी और अपने परिवार के लोगों को सेना में भर्ती करने लगे थे। कुछ राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पे अपना एकाधिकार का ऐलान कर दिया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी जो है वो बदल रही थी, ठीक है, 16वीं 17वीं सदी में। के बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पे बेचैन कर दिया। ये स्टेटमेंट है अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम जो है, उसने कहा था कि दांडी दांडी जो यात्रा थी, ठीक है, उसके बारे में कहा था। तो इसके बारे में पहले आप समझिए, जो ये अमेरिका की ये जो पत्रिका है, समाचार पत्रिका जिसका नाम टाइम है, क्या हुआ कि जब गांधी ने कहा था कि हम दांडी यात्रा करेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे, ठीक है, पैदल चल के जाएंगे, तो इनको ये लगा था कि गांधी जी जो है वो सूखे से हैं, पतले से हैं, कमजोर से दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें शक हो रहा था टाइम को कि ऐसा ना हो जाए कि ये रास्ते में ही पसर जाए, ठीक है, या फिर अपनी यात्रा को पूरी ही ना कर पाए। तो वो उनको शक के नज़रिए से देख रही थी। लेकिन बाद में जब वो यात्रा पूरी हुई तो इनका नज़रिया बदल गया, और तब इन्होंने ये लिखा कि गहरे तौर पे ये जो मतलब जो इसको ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं मतलब अंग्रेजों को बेचैन करेगा, ठीक है। ये बाद में स्टेटमेंट है ये, तो इसको समझते हैं। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी हम समझते हैं, जो कि है अमेरिका समाचार पत्रिका टाइम। टाइम जो है वो गांधी जी की जो कद काठी है, जो उनका मतलब शरीर था, उस पे हंसी आती थी इनको, मतलब लगता था पतले से, सूखे से, इस तरीके से। पत्रिका ने उन्हें तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया, उनका खूब मजाक उड़ाया, ठीक है। इस यात्रा के बारे में पहली जो रिपोर्ट आई थी टाइम की, उसमें उन्होंने लिखा कि नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर शक था उन्हें कि हो सकता है कि ये यात्रा पूरी ही ना हो पाए, ठीक है। वो ये दावा कर रहे थे कि हो सकता है कि पहले दिन पैदल चलें और दूसरे दिन जाके वो कहीं ना कहीं जमीन पर पसर जाएं, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा था। पत्रिका को इस बात पे विश्वास नहीं था कि मरियल साधु के शरीर में आगे जाने की ताकत उनके अंदर बची है, ठीक है। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच जो है वो बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, यानी जनता उनके साथ जो आ रही है, उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पे बेचैन कर दिया है। कहीं ना कहीं मतलब अंग्रेजों को बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी जी को साधु और राजनेता कहकर संबोधित करने लगे थे, जो कि पहले उस पर शक करने लगे थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसको इनकी पत्रिका के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार जन आंदोलन में बदल दिया। तो देखिए, गांधी जी ने देश के सभी वर्गों को अपने सत्याग्रह, ठीक है, यहाँ पे सत्याग्रह सत्याग्रह में शामिल होने को कहा। देखिए क्या था कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो किसी विशेष वर्ग को लेकर नहीं था, बल्कि इन्होंने जनता में जो सबसे गरीब वर्ग है, जैसे किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, इनकी संख्या ज्यादा होती थी। तो इन्होंने अपने जो भी आंदोलन होते थे उसमें किसानों को, मजदूरों को, स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी होते थे, इनको इनको हमेशा शामिल करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, और लोग इनमें बढ़ चढ़ कर शामिल भी होते थे। तो ये जो हमारा देश की आज़ादी का आंदोलन था, ये एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन था, लेकिन ये जन आंदोलन बन गया था। जन आंदोलन कैसे बन गया था? क्योंकि इसमें जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी के कहने पे किसान, मजदूर, वकील, विद्यार्थी, हिंदू, मुस्लिम, सभी सभी साथ आ गए थे,
और मिलकर उन्होंने क्या करा, इनके आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेजों का विरोध करा। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल में कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एग्जाम्पल में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको रखूंगा। तो देखिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी जो थे वो शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को, जो हमारे यूथ था उसको बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। जो हमारे युवा होते थे वो अपने कॉलेजों को छोड़कर जेल का रास्ता अपनाने लगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जन समर्थन मिला, इसीलिए ये एक जन आंदोलन बन चुका था कि जनता साथ थी। तो ये है, इतना मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इसमें आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो आप इसमें बना बना कर पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, नेता भी शामिल हो जाते थे, स्टूडेंट भी शामिल हो जाते थे। ठीक है, इसमें किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे थे, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको एक जन आंदोलन कह सकते हैं। तो आप ये सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर आप लिख सकते हो, इसमें आपको लिखने में कोई कमी नहीं होगी और इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था हमारे ये जो 8 नंबर के क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अगर हेडिंग में लिखते हो तो आपको 8 हेडिंग लिखनी है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर देना है, और सही अगर हेडिंग होगी तो आपको पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप हेडिंग नहीं बना पा रहे हो तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो अपनी बातों को, और दो दो तीन तीन लाइन में एक पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पॉइंट वहाँ पे सही होते हैं तो भी आपको वहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में इसकी क्वेश्चन पेपर की मैंने PDF डाली हुई है, आप 2 से 3 दिन पहले देखोगे तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF में जाके आपको उसको डाउनलोड कर लेना है पेपर की, और वहाँ पे आपको जो पैसेज वाला सेक्शन है उसकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, पैसेज वाले क्वेश्चन खुद से करने हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।